Welcome students, and we will discuss most of the problems asked in various examination. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि द टोटल लीनियर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज, तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट होगा, जीरो होगा, वन होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दिस। सोचिए, सोच के बताइए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और सोचिए। तो द टोटल लीनियर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास जो होता है वो आपका जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a body of mass 50 kg standing on ground exert a force of 500 Newton on the ground. The force exerted by the ground on the body will be। तो कह रहा है कि कोई बॉडी है 50 kg, सपोज कि आप ही हो और ग्राउंड पे खड़े हो तो आप कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो ग्राउंड पे? तो जितना फोर्स ग्राउंड पे आपके खड़े होने से एक्सर्ट हो रहा है उतना ही ग्राउंड आप पे एक्सर्ट कर रहा है। तो न्यूटन के एक्शन एंड रिएक्शन से देखा जाए तो 500 न्यूटन ही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Option D is your correct option. Okay, go for the next question. The total energy of the electron revolving around the nucleus is। तो न्यूक्लियस के अराउंड अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज आपका है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो जो भी एनर्जी एसोसिएट करेगा वह एनर्जी नेगेटिव में होती है। एक्चुअली जब हम हाइड्रोजन एटम को सॉल्व करते हैं तो एनर्जी ई एन की जो वैल्यू आती है वो आती है -13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। तो ये एनर्जी जो है आपकी नेगेटिव में आती है। मस्ट रिमेंबर दिस। ओके, कम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रल फोर्स इज, सेंट्रल फोर्स कैसा फोर्स है? सेंट्रल मतलब केंद्रीय बल, यानी कि जो केंद्र की तरफ लगे या केंद्र से बाहर की ओर लगे। तो जो सेंट्रल फोर्सेज होते हैं ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप सेंट्रल फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स भी ले सकते हैं, फोर्स बिटवीन डिफरेंट सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स, वी कैन से एटसेट्रा। तो सेंट्रल फोर्स क्या हो जाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क डन अराउंड एनी क्लोज पाथ इन ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज। वर्क डन की बात कर रहा है और क्लोज पाथ के लिए कह रहा है, और फोर्स की बात भी कह दिया है, फोर्स भी कह रहा है कि कंजर्वेटिव होना चाहिए। तो आपने पढ़ा है कि अगर हम किसी पॉइंट 1 से किसी पॉइंट 2 पे जा रहे हैं बाई अडॉप्टिंग वेरियस पाथ्स, हमने देख लिया एक पाथ हमने अडॉप्ट किया है, 1 से 2 हम ए पाथ से गए, फिर हम 1 to 2 बी पाथ से गए। तो कह रहे इस पूरे साइकिल में अगर हम बात करें तो पूरे साइकिल में जो टोटल वर्क डन होता है डब्ल्यू की वैल्यू वो जीरो होता है। और जब ये जीरो होगा तो क्या होगा? फोर्स एफ इंटू डी आर की वैल्यू जीरो होगी। और जब ये जीरो होगा तो आप लिख सकते हो स्टोक थ्योरम से कर्ल ऑफ एफ डी एस इक्वल टू ज़ीरो, और इस तरह से आपका कर्ल ऑफ एफ जीरो हो जाता है। अगर कर्ल ऑफ एफ जीरो हो गया तो फिर आप कह सकते हो कि जो एफ है वो एक ग्रेडियंट है, स्केलर फंक्शन का एक ग्रेडियंट है, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आपको फोर्स एफ की वैल्यू क्या निकल के आ गई? माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी। मस्ट रिमेंबर दिस फार्मूला। तो अगर कोई क्लोज पाथ है और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है तो टोटल जो वर्क डन की वैल्यू होगी अराउंड द क्लोज पाथ वो जीरो होनी चाहिए। ओके ओके, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ सेंट्रल फोर्सेस द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स। कह रहा है कि कोई भी सेंट्रल फोर्स काम नहीं कर रहा है, और इन द एब्सेंस ऑफ सेंट्रल फोर्स आपको बताना है कि वेलोसिटी क्या होगी सेंटर ऑफ मास की। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहाँ पे पूरे बॉडी का मास कंसनट्रेटेड सपोज कर लिया जाता है। मीन्स द टोटल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसनट्रेटेड एट दैट पॉइंट। तो जब उस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है तो इन द एब्सेंस ऑफ सेंट्रल फोर्स
जो वेलोसिटी होगी सेंटर ऑफ मास की वो रिमेन्स कांस्टेंट होगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व्ड इन एन इलास्टिक कोलिजन इज। वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि इलास्टिक कोलिजन में, प्रत्यास्थ संघट्ट बोलते हैं इसको हिंदी में, कंजर्व रहती है। तो कोलिजन होती है तो सिंपली हम लोग पढ़े हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों जो है बढ़िया से होल्ड होता है। तो अगर दो पार्टिकल्स हैं आपके, सपोज दोनों के मासेस डिफरेंट डिफरेंट हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, और एक वेलोसिटी v1 से और दूसरा वेलोसिटी v2 से एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो दोनों के बीच कोलिजन होने के बाद इनकी वेलोसिटीज चेंज हो सकती है, मे चेंज। और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहता है वो क्या कहता है? m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। तो ये कंजर्व होता है। इट मीन्स वी कैन से दैट कि जो मोमेंटम p होता है वो कांस्टेंट होता है, ये याद रखना है। दूसरी चीज़, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। दूसरी चीज़ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो एनर्जी की बात करेंगे तो आप कह सकते हो कि टोटल एनर्जी जो होगी, टोटल एनर्जी जो कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये दोनों का सम एट एवरी पॉइंट क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अगर बॉडी के पास केवल काइनेटिक एनर्जी है तो हम केवल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। तो इस तरह से एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन होना चाहिए, दो ये लॉ होल्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन में जो दिया हुआ है, एक दिया हुआ है ओनली लीनियर मोमेंटम एंड वी दिया हुआ है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होगा नहीं, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, ठीक है। वेलोसिटी की बात नहीं करते, वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी में चेंज आफ्टर द कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स। और दूसरी चीज़ है एनर्जी, तो ए और सी दोनों ऑप्शन सही होगा। तो विच इज योर करेक्ट ऑप्शन? डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ए बॉडी ऑफ मास m स्ट्राइक्स ए वॉल विद स्पीड v एंड रिटर्न विद द सेम स्पीड, इट्स मोमेंटम विल बी चेंज बाई। तो यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि एक वॉल है आपके पास, कोई फिक्स वॉल है सपोज, और उस फिक्स वॉल पे कोई बॉडी जो है, कोई बॉल जो है वो स्ट्राइक कर रहा है, उसके साथ कोलिजन कर रहा है। सपोज ये कोई वॉल है जो कि स्टेबल है, एक जगह स्टेशनरी है, और एक बॉडी ऑफ मास m है, वो आया और इससे स्ट्राइक करके फिर वो रिटर्न हो जाएगा, बॉडी ऑफ मास m यू कैन से। तो इसका मोमेंटम कितना चेंज होगा? तो इसकी वेलोसिटी जो है कि डायरेक्टली अपोजिट चेंज होगी। तो जो मोमेंटम हो जाए वो, अगर हम टोटल मोमेंटम की बात करेंगे, टोटल चेंज इन मोमेंटम की बात करेंगे, तो वी वेलोसिटी से आ रहा था और वेलोसिटी डायरेक्टली क्या हो गई? माइनस वी में चेंज हो गई। तो मोमेंटम की जब बात करोगे तो मोमेंटम वी होगा, वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? वो भी चेंज हो जाएगा, माइनस एम वी। तो जब हम चेंज की बात करेंगे, घटाएंगे दोनों को, तो दोनों मिल के जुड़ जाएगा ना, 2 टाइम्स एम वी हो जाएगा। सो विच वन इज योर करेक्ट ऑप्शन? तो आपका ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है व्हेन ए पार्टिकल मूव अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स द क्वांटिटी दैट रिमेन्स कांस्टेंट इज। तो कोई भी पार्टिकल है सपोज, वो आप कोई एक इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हो अबाउट द न्यूक्लियस, या फिर आप अर्थ के अराउंड कोई प्लेनेट दूसरा कोई ले सकते हो, या सेटेलाइट ले सकते हो। तो सीधी बात है कि हमें सेंट्रल फोर्स के एक्शन में उस पार्टिकल को रखना है, तो बताना है कि कौन सी क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट होगी। तो जब सेंट्रल फोर्स की बात आती है तो रेडियल फोर्स की बात हम करते हैं, यानी कि रेडियस के डायरेक्शन में फोर्स काम करता है, और रेडियस के डायरेक्शन में जब फोर्स काम करेगा तो सपोज ये कोई सेंटर है, यहाँ से बॉडी काम कर रहा है इधर, तो सेंट्रल फोर्स क्या होता है? एक्चुअली सेंट्रल फोर्स जो होता है वो आर का फंक्शन होता है रेडियस के डायरेक्शन में, और इसके लिए एक दिशा भी आपको बतानी पड़ेगी, एफ आर आर कैप। सेंट्रल फोर्स के लिए एक कंडीशन है, इसको ध्यान में रखिए। तो कह रहा है कि अगर एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स काम कर रहा है तो कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट हो? तो जब सेंट्रल फोर्स की बात कर दिया, इट मीन्स कि जो मोशन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि जो फोर्स काम करेगा वो आउटवर्ड काम करेगा, और नहीं तो फिर इनवर्ड काम करेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, अदरवाइज सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो इस दशा में जो है एंगुलर मोशन हो रहा होगा, तो एंगुलर मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम आपका
ये कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा नहीं, लीनियर मोमेंटम होगा नहीं, ये दोनों नहीं होंगे, नन ऑफ दिस की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो कौन सी क्वांटिटी, एंगुलर मोमेंटम आपकी सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इफ ए बॉम्ब ब्लास्ट इन 4 पार्ट्स विच क्वांटिटी विल बी कंजर्व। तो यहाँ पे आपके पास एक बम है जो कि एक्सप्लोजन के बाद कई हिस्सों में टूट गया, बट गया। कह रहा है कि कौन सी क्वांटिटी होगी वो कंजर्व होगी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व होगा, यानी मोमेंटम कंजर्व होगा। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम की बात नहीं किया, सिंपली मोमेंटम की बात किया, तो यही कंजर्व होगा। काइनेटिक एनर्जी की केवल बात नहीं कर सकते क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। केवल पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर सकते क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व हो सकती है। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी होगी वो लीनियर मोमेंटम होगी, यानी सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम किसको कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम होता है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा। कंडीशन है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि वो बॉडी अगर रेस्ट में है तो फिर रेस्ट में ही रहे, लॉ ऑफ इनर्शिया को होल्ड करे। मेनली हमारे कहने का मतलब है वो क्या है कि लॉ ऑफ इनर्शिया को होल्ड करना चाहिए। तो अगर लॉ ऑफ इनर्शिया को होल्ड कर रहे हैं बढ़िया से, न्यूटन्स के लॉ होल्ड हो रहे हैं उसी फ्रेम में। फ्रेम मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम ले सकते हो जिसको आप फ्रेम कह सकते हो। वो एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, पोलर कोऑर्डिनेट भी हो सकते हैं, आर कॉमा थीटा भी आप ले सकते हो। या स्फेरिकल की बात करोगे तो आर कॉमा थीटा कॉमा फाई भी हो सकता है। सिलेंड्रिकल की बात करोगे तो रो फाई जेड हो सकता है। तो कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर वो हम यूज कर रहे हैं किसी पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, फ्रेमिंग होगा एक तरह से कहा जाए। जैसे आप फ्रेमिंग करवाते हो फोटो की, उसमें लोकेशंस डिस्क्राइब करते हो कि दाएं से ये हैं, बाएं से ये हैं, ऐसे ही फ्रेम मतलब कर दिया। अर्थ इज आल्सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यू आर आल्सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई क्लासरूम है उसमें कुछ बच्चे हैं तो वो भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। गैसेस पार्टिकल्स हैं इनसाइड सम कंटेनर, तो वो भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम आप ले रहे हो अगर स्पेस में, तो वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। लेकिन वो इनर्शियल कब होगा? इनर्शियल देखिए इसमें वर्ड छुपा हुआ है, इनर्शियल में जो है इनर्शिया वर्ड छुपा हुआ है, तो इनर्शिया होल्ड होना चाहिए। तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज करेगा विद टाइम तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, फिर वो इनर्शिया को होल्ड नहीं करेगा, अपने वेलोसिटी को एक समान बनाए रखने की कोशिश करता है, या फिर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, यानी स्टेट को सेम बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। ट्राई टू बी इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। तो बॉडी का कहते हैं कि इनर्शिया होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी बदलेगी तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेटेड जो फ्रेम होता है वो कभी भी इनर्शियल नहीं हो सकता। एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल नहीं हो सकता। ऑलवेज अनएक्सेलरेटेड जो होगा वही हमारा इनर्शियल फ्रेम होगा। तो कंडीशन क्या होगा कि अनएक्सेलरेटेड होना चाहिए। एक्सेलरेशन अगर बॉडी में आ जाएगा तो फिर फोर्स कम इनटू पिक्चर, और फोर्स कम इनटू पिक्चर तो फिर वहाँ पे इनर्शिया होल्ड नहीं होगा। एक्सेलरेटेड अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाए। डिक्रीजेज विद टाइम, तो यहाँ पे भी रिटार्डेशन की बात आने लगी, फिर ये भी हम नहीं कह सकते कि सही होगा। नॉन ऑफ द एबव की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी। तो एक ही चीज़ है, कांस्टेंट रिमेंस कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या रिमेंस कांस्टेंट? तो वेलोसिटी को लिखा नहीं है हालांकि यहाँ पे, लेकिन वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम, वेलोसिटी डिक्रीजेज विद टाइम, वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम है यहाँ पे, वेलोसिटी डिक्रीजेज विद टाइम है, भले लिखा नहीं लेकिन आप समझ लो। और वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, तो वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट है तो फिर वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक मतलब ये कंडीशन हो गया जो होल्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी लाइज। सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है? तो देखो सेंटर ऑफ मास कहीं भी लाई कर सकता है किसी बॉडी के लिए, वो डिपेंड करता है उसका ज्योमेट्रिकल कन्फिगरेशन क्या है, शेप और साइज क्या है, तमाम बातें मैटर करती हैं। जैसे मान लो अगर हम रिंग की बात करें तो रिंग के लिए जो है जो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो जनरली इसके बॉडी के आउटसाइड होता है। आउटसाइड करने का मतलब क्या हुआ कि जहाँ मास का डिस्ट्रीब्यूशन है ना वहाँ नहीं होगा सेंटर, बल्कि उससे हट के जहाँ मास नहीं है ना वहाँ पे सेंटर होगा। सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाई करेगा। लेकिन मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो वो यहाँ देखिए आप इसके सर्कमफ्रेंस की तरफ है, यानी पेरिफेरल पे, ठीक है। आप कह सकते हो रिम में, रिम पे है। तो
आंसर क्या होगा फिर? सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। अच्छा, अगर आप कोई रेक्टेंगुलर या फिर कोई ट्रायंगुलर प्लेट ले लेते हो तो क्या होता है, इसके जो बाइसेक्टर्स होते हैं इनको आप ऐसे मिला लेते हो, बाइसेक्टर्स जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो सेंटर ऑफ मास निकल सकता है। रेक्टेंगुलर प्लेट है तो फिर इसके लिए भी निकालना आसान है, डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो सेंटर ऑफ मास डिफाइन हो जाता है। कोई इरेगुलर बॉडी है तो फिर उसका सेंटर ऑफ मास निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो हम चूँकि आगे आगे के लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे कि सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का कैसे निकालते हैं। और कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट है तो, और डिस्क्रीट मासेज हैं, डिस्क्रीट मासेज का मतलब मासेज अलग अलग दिए हुए हैं, तो फिर कैसे सेंटर ऑफ मास निकलेगा? तो दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला है। तो सेंटर क्या होगा? लाई आउटसाइड भी हो सकता है और लाई इनसाइड भी हो सकता है और सरफेस पे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन की ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन या शेप एंड साइज कैसा है बॉडी का। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा होगा? डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिक्टिशियस फोर्स इज। फिक्टिशियस फोर्स के बारे में कह रहा है, आभासी बल के बारे में कह रहा है। आभासी बल एक ऐसा बल होता है जो कि एक तरह से वर्चुअल फोर्स होता है। वर्चुअल मीन्स कि वो फोर्स रियली एक्ट नहीं करता है, बट बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है या फिर अगर बॉडी रोटेट कर रहा है तो उसकी वजह से वो फोर्स जो है आपका अपीयर हो जाता है। तो ऐसे फोर्स को फिक्टिशियस फोर्स कहते हैं। जनरली ये जो फिक्टिशियस फोर्स होता है वो दो फोर्स का कम्बिनेशन होता है। एक को कहते हैं कोरियोलिस फोर्स, दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल। तो कोरियोलिस और सेंट्रीफ्यूगल ये दो जो है आपके एक तरह से फिक्टिशियस फोर्स, स्यूडो फोर्स भी नाम लिया जाता है कभी कभी, स्यूडो फोर्स आभासी बल। तो अक्सर ये रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही आपको देखने को मिलता है। तो अगर कोई रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, रोटेट कर रहा है, तो उस केस में ये फोर्स जो है आपके कम इनटू पिक्चर, कोरियोलिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? द फिक्टिशियस फोर्स इज, पहला ऑप्शन दिया हुआ है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कोरियोलिस फोर्स। तो केवल सेंट्रीफ्यूगल तो हो नहीं सकता, केवल कोरियोलिस हो नहीं सकता, फिर दोनों होंगे, क्योंकि दोनों के कम्बिनेशन को ही आप कहते हो फिक्टिशियस फोर्स, आभासी बल, जो रियली तो होते नहीं है बट वो आभासी है, वो बस आभास होते हैं, उसको आप एक्सपीरियंस करते हो। तो बोथ ए एंड बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, रॉकेट जो होता है लॉन्चिंग होती है तो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन पे काम करता है। सीधी सी बात है, क्योंकि पीछे की तरफ आपका जब फ्यूल निकलता है तो आगे की तरफ पुश होता है रॉकेट। तो रॉकेट लॉन्चिंग में ये लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज योर करेक्ट ऑप्शन इन ऑल ऑफ दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रेक्टिलिनियर मोशन इज। रेक्टिलिनियर मोशन कैसा मोशन होता है? पैराबोलिक मोशन होता है, एलिप्टिकल होता है, या फिर सर्कुलर या स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, क्या होता है? तो ए ऑप्शन दिया हुआ है सर्कुलर स्ट्रेट लाइन मोशन, बी दिया हुआ है मोशन इन पैराबोला, सी दिया हुआ है बोथ एंड नन ऑफ द एबव। सो विच वन इज योर करेक्ट ऑप्शन? सो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। रेक्टिलिनियर मोशन हिंदी में रिजु रेखी कहते हैं। तो स्ट्रेट लाइन की बात होती है, मोशन इन पैराबोला की बिल्कुल बात नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। तो उस एक तरह से कहा जाए सिनोनिम्स दिया हुआ है, वी हैव टू केयर अबाउट द सिनोनिम्स टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ए स्मॉल चेंज वर्टिकल द चेंज इन सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज एन अमाउंट। ये क्वेश्चन देखिए इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब कि जब कोई बॉडी या कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जैसे अर्थ ही मान लो, अगर रोटेट कर रहा है, अगर वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, तो इस केस में जो अगर हम जी की बात करें, ग्रेविटेशनल फील्ड में जी की वैल्यू आपको पता है, जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। क्या है जी? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ग्रेविटी की वजह से बॉडी कितना एक्सेलरेट होगा, फ्री फॉल हो रहा है या फिर अपोजिट होता, आप ग्रेविटेशनल फील्ड जा रहे हैं। तो जी की जो वैल्यू जो अपेरेंट आपको मतलब जो अपीयर होगा, वो एक्चुअल में जो अपीयर होगा वो होगा जी डैश ड्यू टू रोटेशन ऑफ द फ्रेम, यू कैन से वो होगा एक्चुअल जी माइनस ओमेगा स्क्वायर रेडियस ऑफ द अर्थ कॉस स्क्वायर फाई, फाई या फिर थीटा, यहाँ फिर थीटा इस्तेमाल किया हुआ है।
तो एक्चुअल में जी क्या एक्सेलरेशन है, जी डैश एक्सेलरेशन है, जी भी एक्सेलरेशन है, तो जो क्वांटिटी से सब्ट्रैक्ट की गई है ये भी तो एक्सेलरेशन होगा। तो ये जब आप क्लासेस में पढ़ रहे होगे तो आपको इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द रोटेशन ऑफ अर्थ या फिर ऑन द ग्रेविटेशनल वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी कितना होता है, जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर। तो ये आप देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज अनदर फॉर्म ऑफ। तो ये न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन है। न्यूटन्स लॉ के तीन आपके इक्वेशन, तीन लॉ हैं। तीनों लॉ क्या है? पहला लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। फर्स्ट लॉ इज योर लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल यानी कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम फोर्स, सम एक्सटर्नल फोर्स। मीन्स द बॉडी इज ऑलवेज ट्राई टू बी इन द सेम स्टेट, आइदर इट इज रेस्ट और मोशन। तो लॉ ऑफ इनर्शिया होता है। इसकी हिंदी की बात करोगे जड़त्व तो होता है। हिंदी जड़त्व तो मतलब जड़, जड़ मतलब फिक्स। जैसे होता है जड़मत बुद्धि यानी कि फिक्स हो गया, बिल्कुल दृढ़ है। कोई बॉडी है, सपोज कोई ट्री है, कोई पेड़ है, एक जगह फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया, फिर उसके नीचे के पोर्शन को आप जड़ कहते हो, उसी से जड़त्व। तो शब्दों का हेर फेर है। यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ होता है न्यूटन का वो है लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सेकेंड जो लॉ है उसको कहते हैं लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ फोर्स। लॉ ऑफ फोर्स क्या कहते हैं भाई? तो कहता है कि अगर हम लीनियर मोमेंटम पी की वैल्यू चेंज करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम आपका फोर्स होता है, डी पी अपॉन डी पी, डी पी अपॉन डी टी। एफ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो ये लॉ ऑफ फोर्स हो गया। और सिंपली अगर पी की वैल्यू आप रख दो यहाँ पे, पी की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, एम बी होती है, और ये पी की वैल्यू एम बी भर दो यहाँ पे, तो फोर्स एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा फिर, डी वी अपॉन डी टी, एम बाहर हो गया। फिर आपको फोर्स एफ की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एम, और डी वी अपॉन डी टी क्या है फिर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी चेंज होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो मैथमेटिकली डी वी अपॉन डी टी ये हो गया, फोर्स एफ इक्वल टू एम ए। यही न्यूटन का सेकेंड लॉ है। तो ये लॉ ऑफ फोर्स हो गया। थर्ड तो आपको पता ही है, वेरी पॉपुलर, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन जो है ये आपका थर्ड लॉ है। यानी F12 की बात करोगे माइनस ऑफ F21 होगा, यानी पार्टिकल 1 का पार्टिकल 2 पे इंट्रैक्शन, फिर पार्टिकल 2 का 1 पे होगा, बट इन अपोजिट होगा। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है जो अनदर फॉर्म है किसका, तो लॉ ऑफ इनर्शिया का फॉर्म है। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ए मोशन इन वर्टिकल सर्किल द टेंशन T इन स्टीयरिंग एट लोएस्ट पॉइंट इज। तो सर्किल के वर्टिकल होने की बात कह रहे हैं, सर्कुलर मोशन हो रहा है पार्टिकल का, लेकिन सर्किल जो है वर्टिकल रखा हुआ है। तो अगर वर्टिकल रखा हुआ है तो यहाँ पे सपोज करो आधा पोर्शन हम लेते हैं, आधा पोर्शन नीचे का, ये जो पोर्शन दिख रहा है इतना पोर्शन, इसमें अगर कोई पार्टिकल है, अगर मोशन कर रहा है, राउंड राउंड कर रहा है, तो यहाँ पे हम केवल हाफ की बात करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें। सपोज यहाँ पे सेंटर से ये कुछ यानी आर डिस्टेंस पर, यानी कि रेडियस जो होगा वही होगा, इसके इतने डिस्टेंस पर पार्टिकल यहाँ सिचुएटेड है। तो पार्टिकल जब मोशन कर रहा होगा तो इसका जो वेट होगा वो डायरेक्टली नीचे डाउनवर्ड काम करेगा, एम जी नीचे काम करेगा। और जो टेंशन काम करेगा, क्योंकि आप उसको रस्सी से बांध के घुमा रहे हो सपोज, तो टेंशन टी भी काम करेगा, ठीक है, जो सेंटर की तरफ होगा। और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये एंगल जो बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो एम जी का कितना कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, होगा एम जी कॉस थीटा होगा। दूसरी चीज़ है कि टेंशन है उसको बैलेंस, आपको जब सेंट्रल फोर्स की बात करेंगे तो ये धागे पे तो टेंशन टी काम कर रहा है, लेकिन सेंटर से बाहर की ओर बॉडी के ऊपर एक बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर भी एक बल काम करेगा, जो कि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। तो वो क्या होगा, इसी में तो जुड़ेगा ना, इसी डायरेक्शन में होगा ना, इसी डायरेक्शन में होगा, सिंपल सी बात है। एम जी कॉस थीटा यानी कि टी और एम जी कॉस थीटा इसी सीध में होगा, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए रहेंगे, एम जी कॉस थीटा प्लस
mv²/r, दोनों दूसरे को बैलेंस, टी जो है और mv², ये टी जो है कैपिटल टी, यानी कि टी इक्वल टू लिखना हो तो क्या लिखोगे आप, mg cos थीटा प्लस mv²/r, जो भी रेडियस आपने कैपिटल आर ले रखा है तो कैपिटल आर भर दीजिए यहाँ पर। तो ये जो क्वांटिटी है देखिए यहाँ पर टी जो है वो बैलेंस हो रहा है mg cos थीटा प्लस mv²/r। So, जैसे ही आप टेंशन जैसे ही सह नहीं पाता, अगर बॉडी का वेट ज़्यादा हो गया, मास आपने ज़्यादा ले लिया, तो फिर धागा टूट सकता है। धागा टूटने का मतलब फिर अनबैलेंसिंग कंडीशन हो गया, टी सह नहीं पाया, टी इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv²/r बराबर नहीं होता। लेकिन इस स्थिति में कह रहा है फॉर ए मोशन इन वर्टिकल सर्किल द टेंशन कैपिटल टी इन द स्ट्रिंग एट लोएस्ट पॉइंट, तो ये आपका mg cos थीटा प्लस mv²/r होता है। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू फोर्सेज आर प्रोड्यूस्ड कॉल्ड। रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हमने आपको बताया अभी जस्ट कुछ देर पहले ही पिछले क्वेश्चंस में कि कोई भी रोटेटिंग फ्रेम है, अगर रोटेट कर रहा है, बॉडी अगर रोटेट कर रहा है, तो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो या फिर एक्सेलरेटेड फ्रेम हो, यानी कि रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोई बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो वो बॉडी, या फिर एक्सेलरेटेड फ्रेम हो, लीनियरली, लीनियर मतलब मोशन कर रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो दोनों ही स्थितियों में फ्रेम को क्या कहा जाता है, अगर रोटेटिंग कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो, अगर लीनियर मोशन कर रहा है उसमें भी वो कांस्टेंट वेलोसिटी के बजाय एक्सेलरेट हो रहा है, तो दोनों ही स्थितियों में फ्रेम जो होता है वो नॉन इनर्शियल होता है। मस्ट रिमेंबर दिस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अब आपको पता है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो दो तरह के फोर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। फिक्टिशियस फोर्स कम इनटू पिक्चर इन द केस ऑफ रोटेटिंग फ्रेम। तो वो फिक्टिशियस फोर्स दो तरह के क्या क्या होते हैं आभासी बल, आपको मैंने बताया अभी जस्ट कुछ देर पहले। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल और दूसरा होता है कोरियोलिस प्लस कोरियोलिस, एक नया शब्द है सबके लिए। सेंट्रीफ्यूगल तो जाना पहचाना सा है, सेंट्रीपिटल भी जाना पहचाना सा है, बट कोरियोलिस फोर्स जो है वो सीडो फोर्स का एक पार्ट है, फिक्टिशियस फोर्स का एक पार्ट है। तो यहाँ पे ए तो होगा नहीं, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिकल होगा नहीं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल होगा नहीं, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, कोरियोलिस एंड सेंट्रीफ्यूगल, मस्ट रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टेट्स दैट इन ए सिस्टम द लीनियर मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कह रहा है, तो भाई जब मोमेंटम की बात कह दी है वो भी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की, तो ये तो कंजर्व ही होना चाहिए। कंजर्व होने का मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन, आफ्टर मोमेंटम, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, अगर कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स के बीच की कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो। दूसरी चीज़ है कि लीनियर मोमेंटम क्या होना चाहिए, ऑप्शन को देख के बताते हैं। पहला ऑप्शन ए दिया हुआ है कि कैन नॉट बी चेंज, तो ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, मोमेंटम हम चेंज कर सकते हैं, ये तो है नहीं कि बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता। बी क्या कह रहा है, कैन बी चेंज्ड इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। सी क्या कह रहा है, कैन बी चेंज्ड इफ इनर्शियल फोर्स एक्ट ऑन इट। इनर्शियल नहीं, एक्चुअली ये इंटरनल है, गलती लिखा हुआ है, इनर्शियल नहीं है, इंटरनल है, फोर्स एक्ट ऑन इट, एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी कहने के तात्पर्य है कि कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है और विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है, पी इक्वल टू एम भी कांस्टेंट होगा, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि मोमेंटम चेंज नहीं होना चाहिए। मोमेंटम तभी चेंज होता है जब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम करता है, तभी बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है, और फोर्स जो होता है वहाँ पे आ जाता है आपका फोर्स एफ इक्वल, तभी तो आप लिखते हो P2 माइनस P1, ओके, अपॉन T2 माइनस T1, और थोड़ी सा लिमिट ले लो तो डिफरेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हो dP अपॉन dt, ओके। अगर टाइम लिमिट थोड़ा सा मतलब बहुत शॉर्ट रेंज का है, ये टाइम का डिफरेंस बहुत शॉर्ट है, मोमेंटम का डिफरेंस मतलब इंस्टेंटेनियस अगर कहा जाए, इंस्टेंटेनियस आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो एफ इक्वल टू dP अपॉन dt फोर्स। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से मोमेंटम तभी चेंज होता है जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम करता है, तो आपका बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मोमेंटम चेंज नहीं होगा, मोमेंटम चेंज हो सकता है, क्योंकि M1 U1 प्लस M2 U2 लिखे थे, फिर M2 V M1 V1 प्लस M2 V2 लिखे थे, तो जाहिर सी बात है
सम आप देख रहे हो कि कंजर्व कर रहा है, मगर बॉडी के इंडिविजुअल मोमेंटम्स की वैल्यू चेंज हो रही है। तो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फोकॉल्ड पेंडुलम डिमॉन्स्ट्रेट दैट। ये एक अलग तरह का पेंडुलम है। बहुत सारे पेंडुलम का नाम सुना होगा आपने। सिंपल पेंडुलम को सबसे ज़्यादा नाम सुना है आपने, हर जगह आप जब भी पढ़ते हैं वो सिंपल पेंडुलम की चर्चा होती रही है। आखिर में डिफरेंसेस क्या है थोड़े थोड़े जान लेते हैं। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, एक बॉब होता है जो कि एक रिजिड सपोर्ट से लटकाया गया रहता है, सस्पेंड किया गया रहता है, और आप थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करके छोड़ते हो तो वर्टिकल प्लेन में, जो ये प्लेन दिख रहा है ना, इसी प्लेन में ये बॉडी जो है ऑसिलेशन करती है अंडर ग्रेविटी। तो इसके लिए टी इक्वल टू टाइम पीरियड क्या निकालते हो, 2π√L/g, याद रखना। सिंपल पेंडुलम है। कंपाउंड पेंडुलम की जब बात करते हो तो कंपाउंड पेंडुलम का मतलब कोई भी पार्टिकल हो सकता, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो जाता है जिसको डायरेक्टली आप हैंग कर देते हो। कोई रिंग हो सकता है, आप उसको डायरेक्टली हैंग कर दे, कोई बार हो सकता है जिसको डायरेक्टली हैंग कर। कंपाउंड मतलब कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है रेगुलर शेप एंड साइज का, जिसको आप डायरेक्टली हैंग कर सकते हैं किसी रिजिड सपोर्ट से। मैक्सवेल नीडल का भी आपने देखा होगा एग्जाम्पल, एक वायर की सहायता से आप एक सिलेंड्रिकल पाइप को जो है, हॉलो पाइप, सिलेंड्रिकल एक तरह से कर सकते हैं, हॉलो सिलेंडर होता है, पाइप होता है, उसको लटका सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। कंपाउंड की श्रेणी में भी आता है। तो कंपाउंड पेंडुलम में आपने देखा कि टाइम पीरियड टी की वैल्यू क्या थी, 2π√, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I/mg, जो भी लेंथ रहा हो mgl। तो ये सिंपल पेंडुलम हो गया, कंपाउंड पेंडुलम हो गया। एक और पेंडुलम का नाम सुना होगा, कोनिकल पेंडुलम। और भी बहुत सारे पेंडुलम है, मैं हल्का फुल्का चर्चा कर रहा हूँ। कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम क्या होता है भाई, तो कोनिकल पेंडुलम में क्या होता है कि जो बॉडी होता है वो नीचे का जो प्लेन बनाता है वो सर्कुलर बनाता है, बॉडी से सर्कुलर मोशन करता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो बॉडी का वेट नीचे काम कर रहा होता है mg डायरेक्टली, टेंशन टी काम कर रहा था धागे में, तो यहाँ पे mg साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वह mv² के बराबर होती है, और mg cos थीटा की वैल्यू वो टेंशन टी के इक्वल हो जाती है। तो दोनों को डिवाइड करने पे आपको क्या मिलेगा, we have no so much space, so we have to erase something. ओके, कोनिकल पेंडुलम है जिसमें इस तरह से बॉडी जो है आपका नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन करता है सर्कुलर। एक और पेंडुलम होता है इसको स्फेरिकल पेंडुलम कहते हैं। चूँकि स्पेस नहीं, मैं बता नहीं पाऊंगा बहुत ज़्यादा। ओके, आप इस चीज़ को जानेंगे। फोकॉन पेंडुलम जो है बिल्कुल इस तरह का है जो आपने अभी पढ़ा कोनिकल पेंडुलम टाइप। तो इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि सिंपल पेंडुलम की तरह से ही ऑसिलेशन होता है, एक वर्टिकल प्लेन में ही होता है, लेकिन ये जो प्लेन होता है ना ऑसिलेशन का, ये प्लेन रोटेट करता है इन एवरी 24 आवर्स। हर 24 घंटे में जो इसका प्लेन होता है ना, एक बार रोटेट कर जाता है। बॉडी तो जो ये टू एंड फ्रो ऑसिलेशन कर रहा है वो कर ही रहा है, लेकिन इसका जो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन है वर्टिकल, ये जो कि 24 घंटे में खुद रोटेट कर जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये रोटेट नहीं करता है प्लेन, बल्कि अर्थ जो है वो रोटेट करता है 24 आवर्स में एक बार। तो ये मतलब फोकॉन पेंडुलम जो है, ये फोकॉन पेंडुलम DDU यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट के गेट पे ही लगा हुआ है डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। एक नियरली बहुत लंबा सा वायर होगा, एक
कॉपर वायर या कोई हाई टेंशन का कोई वायर होगा, इससे एक बॉब जो है काफ़ी वेट का बॉब होता है, उसको लटकाया जाता है और उसमें उसके प्लेन ऑफ ऑसिलेशन को मेजर किया जाता है, देखा जाता है। डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है, तो अर्थ का 24 आवर्स पे एक बार रोटेशन। तो फुकार्ट पेंडुलम एक्चुअली करता क्या है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन करता है क्या, रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो अगर रोटेट कर रहा है अर्थ, तो अर्थ रोटेट कर रहा है तो रोटेटिंग फ्रेम क्या होता है, नॉन इनर्शियल होता है। तो बी क्या हो जाएगा आपका, सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एन इनर्शियल फ्रेम इज, एन इनर्शियल फ्रेम। तो ए क्या कह रहा है, एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड। बी कह रहा है एक्सेलरेटेड एंड रोटेटिंग। सी कह रहा है मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और रेट। अगर नॉन इनर्शियल कहता है तो फिर बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है कि एक्सेलरेटेड है या फिर रोटेटिंग है तो नॉन इनर्शियल है। एक्सेलरेटेड और डिसेलरेटेड दोनों की बात कह दिया तो ए तो सही नहीं हो सकता, तो ए नहीं सही होगा आपका, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। फिर कह रहा है एक्सेलरेटेड एंड रोटेटिंग, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये नॉन इनर्शियल के लिए है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। सी कह रहा है मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और रेस्ट, तो या तो रुका हुआ या फिर वो मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ दिस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर मोशन। ये तो कुछ देर पहले ही आपने क्वेश्चन किया, थोड़ा घुमा के पूछ दिया है। मोशन ऑफ पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर मोशन की वही स्ट्रेट लाइन होगा, थोड़ा सा अलग तरह से पूछ दिया है, क्वेश्चन वही है, सेम सेम स्ट्रेट लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सर्कुलर मोशन हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगा ऑलवेज आउटवर्ड होगा, सेंट्रीफ्यूगल है तो। और वॉशिंग मशीन वगैरह आपने देखा होगा, इसी सब कंसेप्ट पे काम करता है। और ब्लड के लिए या क्रिस्टलोग्राफी आप पढ़ोगे आगे, या ब्लड के लिए या विस्कोसिटी में आप जाओगे तो वहाँ पर भी सेंट्रीफ्यूग एक चीज़ पढ़ाया जाएगा आपको, सेंट्रीफ्यूग एक मशीन है जिसमें हम सैंपल लेकर और रोटेशन करते हैं, बाहर की तरफ फोर्स काम करता है, जिससे डेंसिटी वगैरह विस्कोसिटी वगैरह सब चीज़ें कैलकुलेट की जा सकती हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है, जो डायरेक्शन होता है ऑलवेज आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर। इनवर्ड होगा तो सेंट्रीपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कौन सा आंसर होगा आपका इसमें, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट, किसी क्षण, किसी विशेष क्षण, द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड। तो स्पीड तो कह नहीं सकते भाई, एक्सेलरेशन कह रहा है तो स्पीड कैसे होगा, एलिमिनेट कर दो इसको, ये हो नहीं सकता, एलिमिनेशन प्रोसेस अपनाइए। एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट की बात कहाँ से आ जाएगी। एवरेज एक्सेलरेशन में और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो पार्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा है, तो पार्टिकुलर इंस्टेंट पर एक पॉइंट की बात हो गई, तो यहाँ एवरेज वाली बात आएगी नहीं, क्योंकि आप एवरेज का मतलब फिर तो एक्सेलेरेशन फ्रॉम ए वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट के बीच जितना भी एक्सेलेरेशन चेंज हुआ हो सबके लिए आप एवरेज निकाल सकते हो एक कोई, तो यहाँ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपका होगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इसमें ध्यान देने वाली बात नहीं है, ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वे पब्लिश इन द ईयर, वे आप 1687 में आपका पब्लिश हुआ था, तो इसमें ऑप्शन जो होगा आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स रिमेनिंग कांस्टेंट इफ द मास ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज इट्स एक्सेलरेशन इज लाइकली टू। कह रहे फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए, एफ की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, एफ की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, फोर्स एफ की वैल्यू कांस्टेंट रहे। फोर्स एफ की वैल्यू को पता है कितना होता है, डी पी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, और ये आपने निकाला एम ए आया। तो कह रहे मास ऑफ बॉडी इंक्रीजेज, अगर ये इंक्रीज कर रहा है, फोर्स कांस्टेंट रखना है तो डिक्रीज किसको होना पड़ेगा, एक्सेलरेशन को ना, तो एक्सेलरेशन इज लाइकली टू डिक्रीजेस, तो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ। तो इसके लिए आप कोई एक केस सोच सकते हो, सपोज करो कि आपके पास कोई बॉडी है जो एक इंक्लाइंड सरफेस पर, यहाँ इंक्लाइंड सरफेस है, इस पर रोल कर रहा है, रोल करते हुए आगे बढ़ रहा है, इस पर स्लाइड भी कर सकता है, अगर स्फेरिकल टाइप नहीं है, कोई क्यूबिकल बॉक्स है, ब्लॉक है, तो स्लाइड भी कर सकता है।
तो एक फोर्स है जो इसका वेट होगा ना mg, नीचे काम करेगा, और जितना एंगल थीटा पर ये इंक्लाइंड प्लेन होता है उतना ही एंगल यहाँ बनता है ये। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और इधर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। ठीक है, तो mg sin थीटा फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू डिस्प्लेस दिस पार्टिकल, नॉट दिस mg cos, क्योंकि यहाँ रिएक्शन, इस प्लेन का रिएक्शन मिल जाएगा ऐसे अपोजिट r, तो r और mg का सब बैलेंस हो जाएंगे। तो बॉडी ना तो r की तरफ जाएगी ना mg cos थीटा की तरफ जाएगी, mg sin थीटा की तरफ जाएगी, क्योंकि इधर बैलेंस करने वाला जो फोर्स होगा वो फ्रिक्शन फोर्स होगा, स्मॉल एफ आप कह सकते हैं, और इसकी वैल्यू कम होती है, mg sin थीटा की वैल्यू ज़्यादा है, अपने वेट के कारण ये फिसलता हुआ या फिर रोल करता हुआ आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो जो फोर्स मिलेगा आपको एफ इक्वल टू वो क्या मिलेगा, mg sin थीटा ग्रेटर है ना, तो mg sin थीटा ज़्यादा है क्योंकि उधर ही जा रहा है बॉडी, यानी वो ज़्यादा है, माइनस फ्रिक्शन फोर्स। तो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो आंसर कौन सा सही होगा, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी सिस्टम इज, किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ हो सकता है, ऑलवेज इनसाइड, इसको जरूरी नहीं है, ऑलवेज आउटसाइड, ये भी जरूरी नहीं है, ऑलवेज इट्स जियोमेट्रिकल सेंटर, ये भी कोई जरूरी नहीं है भाई, जियोमेट्री अलग अलग तरह की हो सकती है और बॉडी के मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है सेंटर ऑफ मास, तो ये भी नहीं हो सकता। मे बी इनसाइड और आउटसाइड, तो आप ये अनुमान तो कह सकते हो सी सही है, तो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेविटेशनल फील्ड इज, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ए ऑप्शन है ए मैग्नेटिक फील्ड, बी ऑप्शन है ए कंजर्वेटिव फील्ड, सी ऑप्शन है, नहीं बी ऑप्शन है ए नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, सी ऑप्शन है आपका कंजर्वेटिव फील्ड, डी है नन। तो मैग्नेटिक फील्ड की बात हम करेंगे नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ही अलग तरह का फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड तो चार्जेस की वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड तो फिर मास की वजह से होता है। कंजर्वेटिव फील्ड, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, नन। तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स की जब बात करोगे तो आपको पता है सेंट्रल फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है, क्या होता है, सेंट्रल फोर्स। और अगर ये सेंट्रल फोर्स है तो ये फंक्शन होगा किसका, आर का, आप अभी लिखे थे कुछ देर पहले, जो भी फोर्स की वैल्यू होगी एफ आर आर कैप, सॉरी रेडियल हो गया, रेडियल हो गया, रेडियल डायरेक्शन में। तो यहाँ पे फोर्स सेंट्रल होता है, वो हमेशा कंजर्वेटिव होता है। कुछ फोर्सेज होते हैं जो कि कंजर्वेटिव होते हैं, कुछ होते हैं जो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। कैसे फोर्स को आप कंजर्वेटिव कहते हो, कंजर्वेटिव है ये, कंजर्वेटिव। कैसे फोर्स को कंजर्वेटिव कहते हैं, ऐसे फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं जिनके लिए कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू 0 होती है, अभी आप कुछ देर पहले पढ़े हो। दूसरी चीज़ है कि अगर आप कोई क्लोज राउंड ट्रिप कर रहे हो 1 to 2, पॉइंट 1 to पॉइंट 2, और अगर आप फिर से रिटर्न बैक विद सेम एनर्जी, अगर एनर्जी सेम रखते हुए आप, तो 1 to 2 जाने में और 2 to 1 जाने में फिर टोटल जो आपकी वर्क की वैल्यू होगी, एनर्जी वर्क की वैल्यू टोटल 0 हो जाएगी, डी डब्ल्यू, इंटीरियर ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो कि कंजर्वेटिव होता है, ग्रेविटेशनल हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये सब जो है कंजर्वेटिव है। लेकिन डिसिपेटिव फोर्सेज मान लो कोई है तो वो नॉन कंजर्वेटिव है। डिसिपेटिव फोर्सेज में आपका जैसे मान लो कि कोई फ्रिक्शनल फोर्स है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होगा। ठीक है, दूसरा चीज़ विस्कस फोर्स है, तो ये सब नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं। और ये ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोसिटी, ये कंजर्वेटिव होते हैं क्योंकि सेंट्रल होते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हो कि आप, ये नीचे का ग्राउंड है और नीचे के ग्राउंड से आप ऊपर लेवल पे जाना चाहते हो। ठीक है, आप सीधे सीधे चले गए तो भी आपके पास एनर्जी कितनी होगी, mgh ही होगी, हाइट h के लिए, h हाइट पे। और अगर आप ऐसे ऐसे जा करके फिर ऐसे जा करके फिर ऐसे जा रहे हो, ठीक है, तो भी आपके लिए एनर्जी कितनी होगी, mgh ही होगी। तो कोई बदलाव नहीं हो रहा है, फोर्स कंजर्वेटिव है ना। और हर फोर्स के लिए आपको एफ की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ओके, बी। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी आपको ये मिलता है सेम, ई इक्वल टू ऐसे माइनस डेल्टा ऑफ
पोटेंशियल, तो पोटेंशियल स्केलर फंक्शन होता है। तो ये आपके इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होगा नहीं, तो फिर कंजर्वेटिव फील्ड होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस।